गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ तक अपन ने बात की थी और मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर आप लोगों को बता रहा था, उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज अपन बात कर रहे हैं और कई मामले पे। जैसे कई बार आता है शाहबानो केस का मामला क्या था। असल के अंदर इंदौर के अंदर शाहबानो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी। उनके पति ने 1978 में उन्हें तलाक दे दिया था और बाद में गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया था। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला किया और उसे भत्ता दिए जाने का आदेश दिया। उस समय भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सरकार ने इस आदेश को अप्रभावी करने के लिए मुस्लिम महिला कानून 1986 बनाया। इसके तहत गरीब मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ते से वंचित कर दिया गया था। इस प्रकार का मामला इसके अंदर आया था। एक है जाति आधारित जनगणना। पहली बार वर्ष 2001 में जाति आधारित जनगणना की गई, जिस पर आपत्ति जताने वाले पहले व्यक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। असल में महज दलितों की गणना में ही जाति को आधार बनाया गया था। इससे पहले जाति आधारित जनगणना 1930 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। 1975 के अंदर अगर अपन देखें तो इंदिरा गांधी को अदालत के द्वारा उनका निर्वाचन अवैध ठहराए जाने पर देश में आपातकाल लगा दिया गया था और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था और सेंसरशिप लगा दी गई थी। एक अन्य तथ्य, 1989 में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। एक 38वां संविधान संशोधन 1975, जिसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल व उपराज्यपाल द्वारा घोषित आपातकाल को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। 39वां संशोधन 75 इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अदालत के द्वारा अवैध घोषित किए जाने पर लाया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा लाए सभी संशोधन को निरस्त कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण संशोधन है। अगर भारतीय संविधान में देखें तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 में आया। दल बदल कानून में संशोधन कर केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई थी। संसद और विधानसभाओं में अल्प सदस्य संख्या 15% ही मंत्री बन सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार जीके के अंदर भी पूछा जाता है कि कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा समस्त संसद व विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये नहीं कि आप खुश करने के लिए मर्जी है जितने मंत्री बनाते जाओ, जैसा कि पहले होता था। इसके अलावा 33.6% महिलाएं अपनी युवावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भारत में देखने में आई है। 1754 स्कूल खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत। ये स्कूल पिछड़े वर्ग की लड़कियों को लिए खोले गए थे। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। 59 महिलाएं 2009 में हुए आम चुनाव में बतौर सांसद चुनी गई थी, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। धारा 498A और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406, ये दो ऐसे कानून हैं जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में अहम भूमिका अदा की है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, 498A और 406। 54.28 महिलाएं साक्षर हैं भारत के अंदर। और 2001 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा 1971 में 91 से क्रमशः 22% और 39% था। 31 महिलाएं 2008 में IAS चुनी गई थी। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण तरीके की चीज़ इसके अंदर है। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि संविधान सभा में महिलाएँ, तो संविधान सभा में जो महिलाएँ हैं वह है जैसे अम्बू स्वामीनाथन मद्रास क्षेत्र से थी, जिन्होंने कहा था कि संविधान छोटा होना चाहिए। एनी मैस्करेन त्रावणकोर व कोचीन क्षेत्र से थी, जिन्होंने कहा था केंद्र राज्य के बीच शक्ति संतुलन होना चाहिए। हंसा मेहता बॉम्बे से थी, इन्होंने स्त्रियों के समान अवसरों की मांग की थी और परंतु आरक्षण का विरोध किया था। पूर्णिमा बनर्जी यूनाइटेड प्रोविंस से थी, इन्होंने कहा कि छात्रों को धार्मिक कक्षाओं के लिए बाध्य न किया जाए और राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों में धर्म समुदाय के आधार पर भेदभाव न हो। बेगम एजाद रसूल अकेली मुस्लिम महिला थी, यूनाइटेड प्रोविंस से थी, इन्होंने अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया था।
पहली दलित महिला स्नातक दक्ष यानी वेलू ह्यूमन मद्रास क्षेत्र से सामान्य श्रेणी में निर्वाचित हुई थी। उन्होंने छुआछूत को गैरकानूनी बनाने और जबरिया मजदूरी व बेगार पर प्रतिबंध लगाने की राय दी थी। वकील दुर्गाबाई देशमुख मुंबई से थी। इन्होंने राज्यपालों तथा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अहम सुझाव दिए थे। सरोजिनी नायडू बिहार से थी, सबसे अच्छी वक्ता मानी जाती थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड प्रोविंस से थी। इन्होंने अल्पसंख्यकों के समान अधिकार पर जोर दिया तथा वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका के विषय पर अपने विचार रखे थे। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी, महिला आरक्षण का विरोध किया था। लीला राय भी पश्चिम बंगाल से थी, जो कि सरोजिनी नायडू की सहयोगी मानी जाती थी। सुचिता कृपलानी यूनाइटेड प्रोविंस से थी और आईसीएस के अंदर भी ये महिला आईसीएस भी चुनी गई थी। और राजकुमारी अमृत कौर जो कि सेंट्रल प्रोविंस से थी, बरार से चुनी गई थी। इन्होंने अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया था। इसके अलावा कमला चौधरी और मालती चौधरी दो और महिलाएं थी। इस तरह ये भारत के अंदर 15 महिलाएं जो थी वो संविधान सभा के अंतर्गत थी। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।